रिसेंटली जब पाकिस्तान के क्रिकेटर और इंडिया की टेनिस प्लेयर के एक्स हस्बैंड शोएब मलिक ने अपनी तीसरी शादी के फोटोज़ डाले तो पता चला कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का डिवोर्स हो गया है। बट आई वॉज कन्फ्यूज कि कैसे सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक को डिवोर्स दिया बट शोएब मलिक ने नहीं। तो इसके बारे में क्लैरिफाई किया सानिया मिर्ज़ा के फादर ने। उनका कहना है कि सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक को यूनिलेटरली खुला डिवोर्स दिया है। अब ये जो खुला होता है इसके अंदर जो मुस्लिम वुमेन होती हैं वो इनिशिएट करती हैं डिवोर्स को, जो कि एक यूनिलेटरल डिवोर्स माना जाता है मुस्लिम लॉ में। तो खुला में क्या होता है, ये एक जुडिशियल प्रोसेस होता है जो कि अलाउ करता है वुमेन को कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती हैं बाय रिटर्निंग द डोअर, जिसे हम महर भी कहते हैं। तो शादी के टाइम पे जो महर वुमेन को मिलता है वो जब डिवोर्स लेती हैं, खुला लेती हैं, तो वो क्या करती हैं कि ठीक है, जो डोअर मुझे मिला था, जो महर मुझे मिला था वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा कुछ और भी वो फाइनेंशियल, अगर महर जो है उन्होंने नहीं लिया है तो इसके अलावा वो कुछ और भी फाइनेंशियली दे सकती हैं या फिर अपने राइट्स दे सकती हैं ताकि वो डिवोर्स उन्हें अपने हस्बैंड से मिल सके। सो बेसिकली खुला के अंदर जो मुस्लिम वुमेन है वो उस डिवोर्स को खरीदती हैं फ्रॉम हर हस्बैंड, वो लेती हैं अगेंस्ट सम रिटर्न, जो कि फाइनेंशियल रिटर्न होता है, जो कि कुछ राइट्स का रिटर्न होता है। तो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की शादी हुई थी, जो कि एक बॉलीवुड स्टोरी से कम की नहीं थी, और मुस्लिम्स के अंदर ये जो डिवोर्स होता है वो कैसे होता है, क्योंकि जो हिंदूज़ हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होता है। काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं अलग अलग जिसके अंदर मुस्लिम्स को डिवोर्स मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की स्टोरी की कि कैसे ये दोनों मिले और कैसे इनकी शादी हुई। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये हमारा न्यू चैनल है तो आपके सब्सक्रिप्शन से हमें काफ़ी एनकरेजमेंट मिलती है, इसलिए आपका ये एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सानिया मिर्ज़ा की बात करें तो वो इंडिया की ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर थी जिन्होंने लास्ट ईयर ही अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था। उनका जो करियर था वो 20 इयर्स का था, जिसके अंदर उन्होंने 43 वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन डबल्स टाइटल्स जीते हैं और इसके अलावा एक सिंगल ट्रॉफी भी जीती है। दूसरी तरफ जो मलिक हैं, शोएब मलिक, जिन्होंने अभी तक अपना रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया है, उन्होंने पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें रिप्रेजेंट किया है। 35 टेस्ट, 285 ODIs एंड 124 ODIs, स्कोरिंग क्लोज टू 12,000 इंटरनेशनल रन्स एंड पिकिंग मोर देन 200 विकेट्स। एक टाइम पर वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। अब हम चलते हैं सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की शादी पर। तो इन दोनों की जो शादी है वो 2010 के अंदर हुई थी, जिसके पहले काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, क्योंकि जो सानिया मिर्ज़ा है वो शोएब मलिक की पहली बीवी नहीं है। उससे पहले उनकी जो शादी है वो इंडिया में रहने वाली आयशा सिद्दीकी के साथ हुई थी। एंड जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड टू सोनिया, शोएब की जो पास्ट लाइफ थी वो काफ़ी चर्चा में आ गई थी, क्योंकि जो आयशा सिद्दीकी थी उनका क्लेम था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर ने उनसे शादी की है और अभी तक उन्हें तलाक नहीं दिया है, डिवोर्स नहीं दिया है। अगर हम आयशा की बात करें तो उन्हें महा सिद्दीकी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हैदराबाद में एक टीचर थी बाय प्रोफेशन। और क्योंकि आयशा को उन्होंने डिवोर्स नहीं दिया था, इसीलिए आयशा ने उनके अगेंस्ट एक पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की थी फॉर चीटिंग ऑन हर। उन्होंने रिवील किया कि कैसे 2002 के अंदर उन दोनों की शादी हुई थी और इसी के रिगार्ड में उन्होंने कुछ प्रूफ्स भी दिए थे, वीडियो क्लिप्स भी शेयर किए थे। उनका क्लेम था कि उन्हें शोएब मलिक से सिर्फ डिवोर्स चाहिए, सिर्फ तलाक चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन जब हमने चीज़ें देखी, जब कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में पता चला कि उन्होंने सिर्फ तलाक ही नहीं लिया था बल्कि 15 करोड़ रुपए की एलिमनी भी ली थी शोएब मलिक से। इनिशियली जो शोएब मलिक थे वो मना करते रहे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि उनकी पहली शादी आयशा सिद्दीकी से हुई थी। लेकिन जब उनके कुछ प्रीवियस इंटरव्यूज़ देखे गए पाकिस्तान के अंदर, जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए थे उसके अंदर उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि कैसे उनकी पहली शादी जो है एक टेलीफोनिक निकाह थी, जहां पर उन्होंने ब्राइड को देखा भी नहीं था और उनके साथ चीटिंग हुई थी। सो जब ये बात प्रूफ हुई कि शादी तो हुई थी, शोएब मलिक की शादी आयशा सिद्दीकी के साथ हुई थी, इस बात का प्रूफ आया, तो 10 से 15 नेगोशिएटर्स की मदद से शोएब मलिक ने आयशा सिद्दीकी को डिवोर्स दिया जस्ट फ्यू डेज बिफोर हिज मैरिज टू सानिया मिर्ज़ा। और उसके बाद उन्होंने सानिया मिर्ज़ा से दूसरी शादी की। शोएब और सानिया की शादी इंडिया के हैदराबाद में हुई थी इन अप्रैल 2010 और उसके बाद वो दुबई में रह रहे थे और उनका एक 5 साल का बेटा भी है।
दो अभी तक ये समझ में नहीं आया है, कोई भी एक्चुअल रीज़न सामने नहीं आया है कि क्यों शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का डिवोर्स हुआ है, लेकिन उनके इस डिवोर्स की जो र्यूमर्स हैं वो 2022 से चल रही है और ये अलिज किया जा रहा था कि जो शोएब मलिक हैं वो सानिया मिर्ज़ा को चीट कर रहे थे विद अ पॉपुलर पाकिस्तानी एक्ट्रेस एंड मॉडल नेम आयशा उमर। तो उस टाइम पर रिपोर्ट्स थी कि दोनों ही सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक जो हैं वो सेपरेटली रह रहे हैं और अपने बेटे की को पेरेंटिंग कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली जब शोएब मलिक ने अपनी तीसरी शादी की जो है फोटोज़ डाली तो उस टाइम पर सामने आया आयशा उमर से उनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी हुई है सना जावेद से और उनकी शादी में शोएब मलिक के खुद के घर वाले शामिल नहीं थे। इनफैक्ट उनकी सिस्टर्स का क्लेम है कि क्योंकि सानिया मिर्ज़ा जो है शोएब मलिक के अफेयर से परेशान हो गई थी इसीलिए उनका डिवोर्स हुआ, इसीलिए उन्होंने शोएब मलिक से खुला तलाक लिया है। अगर हम सना जावेद की बात करें जो कि शोएब मलिक की तीसरी बीवी हैं, वो एक पाकिस्तानी एक्टर हैं जो कि उर्दू टेलीविज़न के अंदर काफ़ी देखने को मिलती है। ये उनकी दूसरी शादी है क्योंकि उनकी पहली शादी अक्टूबर 2020 में हुई थी विद उमर जायसवाल जो कि एक पाकिस्तानी एक्टर, सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। और अपने डिवोर्स के 2 महीने बाद ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली है विद शोएब मलिक। तो ये तो बात हो गई सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की शादी से लेकर डिवोर्स तक की कहानी की। लेकिन अब हम समझ लेते हैं कि मुस्लिम्स के अंदर ये जो डिवोर्स है वो कैसे होता है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं, काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं जो कि इनके पर्सनल लॉ में अवेलेबल हैं। अगर हम दूसरे लॉज की बात करें, फॉर एग्जांपल हिंदू लॉ की बात करें, तो हिंदूज़ में हमेशा से जो शादी है उसे एक सेक्रामेंट माना गया है, यानी उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और काफ़ी समय बाद जो है ये डिवोर्स का कॉन्सेप्ट आया था, तो वहाँ पर जो डिवोर्स है वो काफ़ी हद तक एक जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू होता है, कोई पर्सनल लॉ के थ्रू नहीं होता। लेकिन जब हम मुस्लिम लॉ के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर जो शादी है वो हमेशा से ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होती थी। आप देखेंगे भी कि जब निकाह होता है तो साइन होता है, कबूल है, पुछवाया जाता है, तो इट वाज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए वहाँ पर शुरू से ही उनके पर्सनल लॉ में तलाक का प्रोविज़न भी था एंड देयर आर नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ तलाक जो कि मुस्लिम लॉ के अंदर अवेलेबल है। तो अब हम उन्हीं के बारे में समझ लेते हैं। सो जो मुस्लिम मैन होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, उनके पास 4 तरीके होते हैं डिवोर्स के। सबसे पहला है तलाकुल सुन्नत। अभी जो तलाकुल सुन्नत है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है ए हसन और दूसरा है हसन। अगर हम ए हसन डिवोर्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, हस्बैंड जो है वो एक बार अनाउंस करता है इन अ सिंगल सेंटेंस तलाक तलाक तलाक, और ये भी तब अनाउंस किया जाता है जब जो वुमेन है वो प्योर है, उस समय जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है शी इज़ फ्री फ्रॉम दैट। डिवोर्स के बाद एक इद्दत पीरियड होता है, यानी कुछ पीरियड होता है जिसके अंदर जो हस्बैंड है वो वाइफ के साथ किसी भी तरीके का संबंध नहीं रखेगा, इंटीमेट नहीं होगा, और अगर उस ड्यूरेशन में हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो है रिलेशन सही हो जाते हैं, वो इंटीमेट हो जाते हैं, तो जो तलाक उसने बोला था वो रिवोक हो जाएगा, वो हटाया जा सकता है, यानी वो रिवोकेबल है। और अगर उस टाइम पीरियड के अंदर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ भी ठीक नहीं होता है तो वो जो डिवोर्स है वो इर्रिवोकेबल हो जाता है। तलाकुल सुन्नत का जो दूसरा पार्ट है वो है हसन तलाक। इसके अंदर क्या होता है, तलाक 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 3 बार तो बोला जाता है, लेकिन ये बोला जाता है इन 3 स्टेट्स ऑफ प्योरिटी, यानी 3 महीने के अंदर जो है ये बोला जाएगा। तो जब भी वुमेन जो है वो प्योर है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, तो उस टाइम पर एक बार तलाक बोला गया, फिर अगले महीने वापस से जब जो है वो प्योर है तो उस टाइम पे वापस दूसरी बार बोला जाएगा और उसके बाद तीसरी बार। और ये जो पीरियड है इन बिटवीन, इसके बीच में अगर मैन और वुमेन, हस्बैंड और वाइफ के बीच के जो संबंध हैं वो सही हो जाते हैं, वो इंटीमेट हो जाते हैं, तो उस केस में ये जो डिवोर्स है वो रिवोक किया जा सकता है। लेकिन ये जो पीरियड है, बीच का जो पीरियड है जिसे हम इद्दत पीरियड बोलते हैं, अगर वो कंप्लीट हो जाता है और हस्बैंड और वाइफ के बीच के जो रिलेशंस हैं वो सही नहीं हो पाते हैं, तो उस केस में जो डिवोर्स है वो इर्रिवोकेबल बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ डिवोर्स है तलाकुल बिद्दत, जहाँ पर जो कहा जाता है ना तलाक 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 और तलाक हो गया, यही वो टाइप है जहाँ पर एक बार में 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता है और ये इर्रिवोकेबल तलाक है। यानी इसके अंदर कोई भी इद्दत पीरियड वगैरह नहीं होता कि अगर ये जो है ऑब्जर्व किया जाएगा और उस टाइम पे हस्बैंड और वाइफ साथ आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। नहीं, इसके अंदर जो है इस टाइप की चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ये एक इर्रिवोकेबल तलाक होता है। लेकिन मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर अब इस तरीके का जो तलाक है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आफ्टर द जजमेंट ऑफ शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि इस तलाक को जो है नहीं कंसिडर
कंसिडर किया जाएगा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तलाक है। तो ये जो तलाक है इसे सिर्फ सुन्नी लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है, नॉट बाय शियाज एंड मलिकीज। और अगर पार्टीज़ को तलाक के बाद लगता है कि उन्हें वापस से शादी करनी है, वो एक दूसरे के साथ वापस से रहना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें निकाह हलाला जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है बाय द फीमेल पार्टनर। यानी फीमेल पार्टनर जो वाइफ है उसे दोबारा किसी और से शादी करनी पड़ेगी, और जब वो उससे डिवोर्स लेगी तभी वो दोबारा अपने एक्स हस्बैंड से जो है शादी कर पाएगी। थर्ड फॉर्म ऑफ डिवोर्स इज इला। तो इसके अंदर क्या होता है, यह पावर हस्बैंड के पास होती है कि वो ये प्रोनाउंस करता है कि वो इंडल्ज नहीं करेगा इन सेक्शुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ, और ये प्रोनाउंस करने के बाद जो वाइफ है उसे इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है। और उस टाइम पे अगर जो हस्बैंड है वो कोहैबिट करता है विद वाइफ ड्यूरिंग दिस इद्दत पीरियड, तो उस टाइम पर ये जो इला है, ये जो डिवोर्स है वो रिवोकेबल रहता है। लेकिन एक बार ये जो इद्दत पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है तो ये जो डिवोर्स है वो इररिवोकेबल बन जाता है। इस तरीके का जो डिवोर्स है वो इंडिया के अंदर प्रैक्टिस नहीं होता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है ज़िहर। ये लास्ट टाइप है जिसके अंदर हस्बैंड जो है वो वाइफ को डिवोर्स दे सकता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को कंपेयर करता है, और ये जो कंपैरिजन है वो एक ऐसी वुमेन के साथ कर रहा है जो कि उसके साथ डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है, जैसे उसकी मदर या फिर सिस्टर, और वो प्रोनाउंस करता है कि उसकी जो वाइफ है शी इज़ लाइक हिज मदर और सिस्टर, तो उस केस में इस प्रोनाउंसमेंट के बाद इसे एक डिवोर्स समझा जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हस्बैंड जब ये बात कह रहा है वो साउंड माइंड का है और 18 साल की उम्र से ज़्यादा का है। और ये डिवोर्स भी रिवोकेबल है अगर जो हस्बैंड है वो 2 महीने का फास्ट रखता है, या फिर 60 पीपल को जो है फीड कराता है, उन्हें खाना देता है, या फिर उन्हें फ्री करता है फ्रॉम स्लेवरी। तो उस केस में इस तरीके का जो डिवोर्स है उसे रिवोक किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। लेकिन इस समय इस तरीके का जो डिवोर्स है वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं किया जाता, यानी इसे कहीं पे भी किसी भी कंट्री में ऐसे देखा नहीं गया है कि इसे बहुत प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो ये तो बात हो गई उन 4 फॉर्म्स की जिसके थ्रू जो मुस्लिम हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को डिवोर्स कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं उन फॉर्म्स की जहाँ पर वुमेन के पास राइट है, वाइफ के पास राइट है कि वो कैसे अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती हैं। सो इसमें आता है तलाक तफवीज़, जिसे हम डेलीगेटेड डिवोर्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हस्बैंड के पास ये पावर होती है कि डिवोर्स देने की जो पावर है वो किसको डेलीगेट कर रहे हैं, अपनी वाइफ को डेलीगेट कर रहे हैं। लेकिन जब ये डेलीगेशन हो रहा है उस टाइम पे जो हस्बैंड है वो साउंड माइंड के होने चाहिए और 18 ईयर्स के अबव होने चाहिए। तो ये जो तलाक होता है ये एक अग्रीमेंट की तरह होता है, जहाँ पर दोनों पार्टीज़ जो हैं शादी से पहले ही अग्रीमेंट कर लेती हैं कि भाई जो हस्बैंड है वो अपना तलाक देने की जो पावर है वो वाइफ को दे रहा है। तो इस अग्रीमेंट में सब कुछ लिखा जाता है कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिन्हें अगर फुलफिल नहीं किया गया तो वाइफ जो है वो हस्बैंड से डिवोर्स मांग सकती है, तलाक मांग सकती है। तो मैं आपको बता दूं दैट इट इज़ द ओनली वे जिसके थ्रू जो मुस्लिम वुमेन है वो डिवोर्स सीख कर सकती है, डिवोर्स ले सकती है। और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से, क्योंकि एक बार हस्बैंड ने वाइफ को ये जो काम है ये डेलीगेट कर दिया तो अब हस्बैंड के पास पावर नहीं है डिवोर्स की। हस्बैंड की जो पावर है वो इंटैक्ट रहती है, लेकिन वाइफ के पास भी ये पावर आ जाती है। तो अब हम चलते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी पे, वो है कि जहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स होता है। इसमें जो पहला है वो है खुला डिवोर्स। अब भले ये जो खुला डिवोर्स है वो म्यूचुअल कंसेंट से होता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन यहाँ पर जो वाइफ है वो कंसिडरेशन देती है फ्रॉम हर प्रॉपर्टी टू द हस्बैंड ताकि वो उसे रिलीज़ कर सके, उसे छोड़ दे। तो इसमें क्या होता है, वाइफ या तो अपना मेहर जो है उसे रिलीज़ करती है, या फिर जो दूसरे राइट्स होते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ हर हस्बैंड उन्हें गिव अप कर देती है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि इसके अंदर क्या होता है, जो वाइफ है वो डिवोर्स को परचेज करती है फ्रॉम हस्बैंड। और इस तरीके के डिवोर्स के बाद भी एक पीरियड जो है वुमेन को ऑब्जर्व करना पड़ता है जो कि इद्दत पीरियड होता है, यानी इस पीरियड के अंदर जो वुमेन है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बार बार मैं इद्दत पीरियड कर रही हूँ, तो इस पीरियड का ड्यूरेशन क्या है। तो जनरली इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 90 डेज़ का होता है, यानी 3 मंथ्स का होता है कि इतने ड्यूरेशन के अंदर जो वुमेन है वो दूसरी शादी नहीं कर पाती। और दूसरे केसेस में, दूसरे फॉर्म्स ऑफ डिवोर्स में इस पीरियड में अगर जो हस्बैंड और वाइफ हैं उनके बीच में सब कुछ ठीक होने लगता है तो वो डिवोर्स जो है वो रिवोकेबल बन जाता है। तो जनरली ये इतने डेज़ का होता है, बाकी कुछ सर्कमस्टांसेस में ये वेरी भी कर जाता है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी फॉर्म पे, म्यूचुअल कंसेंट का जो दूसरा है वो है मुबारत।
मुबारत में भी क्या होता है, ये जो डिवोर्स हो रहा होता है वो म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा होता है। इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, जहाँ पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को डिवोर्स ऑफर करता है और जो सामने वाली पार्टी है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। दो खुला के अंदर ये जो ऑफ़र है ये वुमेन करती हैं, लेकिन मुबारत के अंदर ये ऑफ़र हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी कर सकता है। और जो वुमेन होती है उसे डिवोर्स के बाद ये जो इद्दत पीरियड है उसे ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी की तरफ, यानी जो लास्ट फॉर्म है डिवोर्स की उसकी तरफ। तो ये तो हम समझिए कि कब हस्बैंड तलाक दे सकता है, कब वाइफ तलाक दे सकती है और कब म्यूचुअल कंसेंट से तलाक हो जाता है। ये जो फोर्थ कैटेगरी है वो है डिवोर्स बाय जुडिशियल डिक्री। इसके अंदर जो पहला है वो है लियन। तो इस तरीके के डिवोर्स में क्या होता है, जो वाइफ है उसके ऊपर फॉल्स चार्जेस लगाए गए हैं बाय हस्बैंड फॉर एडल्ट्री। तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, वो कोर्ट के पास जा सकती है और एक रेगुलर सूट जो है वो फाइल करेगी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर द मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939। तो इसके अंदर जो डिवोर्स के ग्राउंड्स है वो यही है कि जो वुमेन है, जो वाइफ है, उस पर गलत एलिगेशंस लगाए गए हैं एडल्ट्री के। और इन केसेस में जो मैरिज है वो तब तक डिसॉल्व नहीं की जा सकती, तब तक ख़त्म नहीं की जा सकती जब तक ये जो डिसोल्यूशन है इट इज़ पास्ड बाय द कोर्ट। एक बार कोर्ट ने पास कर दिया तो ये जो डिवोर्स है वो इर्रिवोकेबल हो जाता है। लेकिन इस केस में भी जो हस्बैंड है वो डिवोर्स को प्रिवेंट कर सकता है अगर जो उसने गलत एलिगेशंस लगाए हैं अपने वाइफ पे, एडल्ट्री के जो एलिगेशंस लगाए हैं, अगर वो उन्हें विड्रॉ कर लेता है बिफोर द पासिंग ऑफ द डिक्री, तो उस केस में हम इस डिवोर्स को रोक सकते हैं। लास्ट इज फर्स्ट, इसके अंदर जो हस्बैंड और वाइफ हैं अगर उन्हें लगता है कि उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो वो डिवोर्स के लिए फाइल करते हैं। तो जो सेक्शन 2 है ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 वो उन ग्राउंड्स के बारे में बताता है जिसके बेसिस पे जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती है। जैसे कि अगर हस्बैंड का 4 सालों के लिए कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, या फिर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को पिछले 2 साल से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या फिर हस्बैंड को जो है 7 या 7 से ज़्यादा सालों के लिए जेल हो गई है, तो उस केस में इन ग्राउंड्स पर जो वाइफ है वो हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। 7 या उससे ज़्यादा सालों के लिए हस्बैंड का कुछ भी पता नहीं है, या फिर जो हस्बैंड है वो मैरिटल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है फॉर 3 इयर्स विदाउट एनी रीज़नेबल कॉज। अगर कोई रीज़नेबल कॉज है तो अलग बात है, लेकिन बिना किसी रीज़नेबल रीज़न के, बिना किसी वजह के अगर वो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में भी जो वाइफ है वो डिवोर्स मांग सकती है। अगर जो हस्बैंड है वो इम्पोटेंट है, या फिर वो सफ़र कर रहा है फ्रॉम इंसैनिटी, यानी पिछले 2 साल से वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है, उसे लेप्रोसी है, या फिर कोई और वायरुलेंट वेनरल डिजीज़ है, तो उस केस में भी जो वाइफ है वो हस्बैंड से डिवोर्स मांग सकती है। या फिर जो वाइफ है उसकी शादी 15 साल से पहले हो गई थी, तो जब वो 18 साल की होगी उसके पास वो राइट है कि वो रिजेक्ट कर सकती है द वैलिडिटी ऑफ हर मैरिज। बट ऑब्वियसली वो जो मैरिज है वो कंज्यूमेट नहीं हुई हो, तभी ऐसा किया जा सकता है कि भाई मेरी शादी 15 साल से पहले हो गई थी और 18 के होने के बाद वो ये कह रही है कि मैं इस शादी को नहीं मानती। लेकिन इसकी भी एक रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि वो शादी जो है वो कंज्यूमेट नहीं हुई हो, यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी संबंध नहीं रहा है, तो तब इस मैरिज को जो है खारिज किया जा सकता है। एंड द लास्ट केस जहाँ पर जो वाइफ है वो हस्बैंड से डिवोर्स डिमांड कर सकती है, तलाक डिमांड कर सकती है, वो ये है कि अगर जो हस्बैंड है वो वाइफ को क्रूएल्टी से रख रहा है, उसके साथ असॉल्ट कर रहा है, फिजिकल असॉल्ट, इमोशनल असॉल्ट, तो उस केस में भी जो है वाइफ जो है डिमांड कर सकती है तलाक को। तो ये कुछ फॉर्म्स थे जो कि मुस्लिम लॉ के अंदर अवेलेबल है कि कैसे जो हस्बैंड वाइफ से तलाक ले सकता है, या वाइफ हस्बैंड से तलाक ले सकती है, या दोनों म्यूचुअल कंसेंट से या फिर जुडिशियल डिक्री से तलाक ले सकते हैं। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.